नमस्कार दोस्तों, बॉटनी वाला में आइए डिस्कस करते हैं डिटेल से हिमाचल प्रदेश टैट जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में से कुछ एक क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप टैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एमएससी का एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बेसिक्स को क्लियर करने में ये वीडियो जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, अंत तक ज़रूर देखें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। The immunity obtained after the body has recovered from a disease is called. तो जब बॉडी ने डिजीज़ से रिकवर कर लिया है उसके बाद किस तरह की इम्यूनिटी जो है वो हमें मिलती है। तो इस केस की इम्यूनिटी में यहाँ पर दो ऑप्शंस जो हैं वो मेन दिए गए हैं। एक है ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी और बी है पैसिव इम्यूनिटी, और सी बोलता है बोथ ए एंड बी और डी बोलता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की जब बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एक्टिव इम्यूनिटी। अब देख लेते हैं कि क्यों ये एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर ने प्रतिरक्षण क्षमता को उत्पन्न किया है, वो कब उत्पन्न किया है? जब डिजीज हुई है, पहले बीमारी हुई, उसके बाद दोबारा वो बीमारी जो है वो नहीं लगेगी। जैसे छोटे बच्चों में गले में आपने देखा होगा मीज़ल्स हो जाते हैं, मम्प्स हो जाते हैं या फिर चिकन पॉक्स हो जाता है, तो वो एक ही बार, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो लाइफ में एक ही बार होती हैं, उसके बाद दोबारा नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि वो डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है, जो पैथोजन है मान लीजिए, या जो एंटीजन है, ठीक है, पैथोजन या एंटीजन है, वो जब बॉडी के अंदर एंटर किया तो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है जहाँ पर बी लिम्फोसाइट, स्पेशल जो वाइट ब्लड सेल हैं जिनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, टी लिम्फोसाइट भी कभी कभी इसमें आते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करते हैं, इन एंटीजेंस को पहचानते हैं और इनके बेस पर एक मेमोरी की फॉर्मेशन करते हैं। और अगली बार जब यही डिजीज कॉजिंग एजेंट एंटीजेंस जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ठीक है, या जो पैथोजन है जो डिजीज को कॉज कर रहे हैं, ये जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं दूसरी बार, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगे, ये बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगे और फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, ये रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी जो है वो बनाएंगे। और जब वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसको मैं कहती हूँ कि ये टेररिज्म के खिलाफ पुलिस है हमारी बॉडी में। उनको पता है कि अगर वो बंदूक लेकर आ रहा है तो उनको कैसे टैकल करना है, अगर तलवार लेकर आ रहा है तो किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक्टिवली क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरी तरफ ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसी को अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और एक वर्ड जो वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं, इम्यूनाइजेशन हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी इसी इम्यूनिटी के लिए है। हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, उसमें उसमें जो
डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है रादर, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, या तो उसको मार देंगे, ठीक है, किल्ड होगा, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर देते हैं, एटीनुएट कर देते हैं। एटीनुएट करने का मतलब क्या है, उसको अपंग कर देना, ठीक है, उसकी जो डिजीज़ कॉज करने की क्षमता है उसको ख़त्म कर देना। अब जैसे पोलियो के केस में, पोलियो में जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो ये दोनों ही टाइप की वैक्सीनेशन दी जाती है। एक वैक्सीनेशन सबीन होती है, एक सल्क वैक्सीनेशन होती है, एक को पिलाया जाता है और एक को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, ये जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है डिजीज़ कॉज करने वाला पोलियो का, उसको हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, पर वो डिजीज़ कॉज करने के कैपेबल नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर आया तो वहाँ पे उसने क्या किया, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इसको इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कहा जाता है, और ये किसका पार्ट होता है, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ओके, अब देखते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। पैसिव इम्यूनिटी में जैसे आपको मान लो स्नेक ने काट दिया, स्नेक ने जब काटा तो उसने टॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में डाले। इन टॉक्सिन से बचने के लिए आप भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर मुझे सांप ने काट लिया, डॉक्टर मुझे बिच्छू ने काट लिया है। तो वो टॉक्सिन तो आपकी बॉडी में चला गया है ना। अभी अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी बॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगी, उसके बाद दोबारा मुझे कभी सांप नहीं काटेगा, तो उसके लिए हो सकता है कि हम और आप जिसको भी सांप ने काटा है वो जिंदा ही ना रहे। तो इस टॉक्सिन से बचने के लिए यहाँ पर क्या है, एंटीविनम जो है वो डाला जाता है। ये एंटीविनम क्या है, ये पैसिव इम्यूनिटी का काम कर रही है। यहाँ पर ये जो टॉक्सिन की एंटीजन है, टॉक्सिन जो एंटीजन का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो बाहर से इंजेक्ट की जाती है, बाहर से दी जाती है, एंटीबॉडीज दी जाती हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं कर रही है, यहाँ पर एंटीबॉडीज दी जाती हैं। और जब एंटीबॉडीज यहाँ पर दी जा रही हैं, बाहर से दी जा रही हैं, तो एकदम फास्ट रिएक्शन होगा और जो स्नेक का जो टॉक्सिन है उसको वो नल एंड वॉइड वो वहाँ पर हमारी बॉडी में कर देता है। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी का कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे मदर्स मिल्क है, सारी की सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं GAMED, ये लगभग सभी जो हैं वो मदर मिल्क से चली जाती हैं बच्चे में। प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है, IgG या एंटीबॉडी G जो है वो बच्चे को पास की जाती है। क्यों, ताकि उस बच्चे में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वो उससे लड़ सके तत्काल, ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करनी पड़ेगी, तत्काल वो लड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर मदर को जुकाम है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है, तो मदर के जुकाम से उस बच्चे को वो जुकाम नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। क्योंकि मदर को जुकाम था, उसकी बॉडी ने वहाँ पर रिएक्ट करके एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, तो वही एंटीबॉडीज़ बच्चे को पहले ही चली जाती हैं। तो मदर का जो सर्दी है, जुकाम है, कोल्ड है, वो बच्चे को नहीं लगता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में। चलिए, ये था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम वर्ड जो है, ये टर्म जो है ये टांसले ने दी थी। इकोसिस्टम में होता क्या है, इकोसिस्टम बेसिकली एक इंटरैक्टिव एक सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे का मतलब अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट कर रही हैं और आपस में भी इंटरैक्ट कर रही हैं, और एक स्पेसिफिक कंडीशंस को जो है वो आपस में शेयर करते हैं। तो जैसे लैंड इकोसिस्टम होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम होगा, ओशन का इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग है, इसी तरह से अलग अलग इकोसिस्टम है। तो ये जो इकोसिस्टम है, इसके दो मेन फैक्टर होते हैं।
एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो कौन सा है। बैक्टीरिया, ह्यूमस, प्लांट्स एंड फंगस। देखो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे होंगे लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है ह्यूमस। ये ह्यूमस जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट है। बाकी सारे बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंगस जो हैं ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है सो दे आर बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में आएंगे जो लिविंग है और एबायोटिक में आएंगे जो नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इवन टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी हम एबायोटिक कंपोनेंट में ही लेकर चलते हैं। ये ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस, आप जंगल में अगर गए हों तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ को भी छोड़े, जो वहाँ पर हमें दिख रही है, जो ज़मीन दिखती है वहाँ पर, उस ज़मीन के ऊपर आपने देखना है कि बहुत सारे पत्ते जो हैं वो गिरे हुए होते हैं और उन पत्तों को अगर वहाँ से हटाया जाए तो नीचे डार्क कलर की एक सॉइल जो है वो हमें प्रेजेंट मिलती है। सो दैट सॉइल इज़ ह्यूमस। अब अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ soil which is formed by dead organisms and it is rich in organic material and high concentration of nitrogen is present in there। और तो और ये जो ह्यूमस है ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, मतलब बहुत स्लो माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें होती है। तो ये ह्यूमस है। जो सबसे ऊपर काली मिट्टी हमें सॉइल की देखने को मिलती है एक लैंड इकोसिस्टम में, पत्तों को जब ऊपर मोस्ट का जो डेब्रीज है उनको हटाने के बाद जो हमें देखने को मिलता है दैट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस इज द एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड? इनमें से प्लाज्मिड कौन सा है? ओके, तो प्लाज्मिड ऑप्शन दिए गए हैं ए बैम H1, बी ईको R1, सी PBr 322 एंड डी इज हिंड 111। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले करेक्ट जो है। तो प्लाज्मिड है PBr 322। इट इज़ प्लाज्मिड बोलीवर एंड रोड्रिगीज 322, फर्स्ट प्लाज्मिड जो बोलीवर और रोड्रिगीज ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया था। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड होते क्या हैं? ये जो क्वेश्चन है ये है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, या इसको rDNA भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है। बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड अगर जनरली नेचुरल उसमें देखें तो बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है जीन का, ठीक है, जो नॉन जीनोमिक सेगमेंट है, ऐसा कह सकते हैं इसको। ये एक बैक्टीरिया अगर है, ये अगर एक बैक्टीरिया है तो इसके अंदर जो है एक क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दिस बैक्टीरिया। लेकिन इसके साथ ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो भी प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया में और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करवाता है इस बैक्टीरिया को, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करवा रहा है, अदरवाइज कोई खास रोल इस बैक्टीरिया में इस क्रोमोसोम तो नहीं, इस जेनेटिक मटेरियल का नहीं है, इस DNA का नहीं है, तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये तो नॉर्मल वे में हुआ। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यही प्लाज्मिड को जो है यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल। अब क्या व्हीकल यूज़ किया जाता है? देखो सबसे पहले rDNA क्या होता है इसको समझते हैं। rDNA क्या होता है? ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट मतलब एक कॉम्बिनेशन को दोबारा बनाया गया है। रिकॉम्बिनेंट DNA में
ये जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई डिज़ायर्ड जीन है उसको हम लेते हैं और उसको, जैसे मान लीजिए ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो बनाना है। अब ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है वो क्या है, डिज़ायर्ड जीन है। इस जीन को डाला जाता है होस्ट में, ठीक है। होस्ट कौन होगा, जो इस डिज़ायर्ड जीन की एम्प्लीफिकेशन कर सके, इसके नंबर को इंक्रीज कर सके, ठीक है। ये डिज़ायर्ड जीन को हम लैब में सीधा रख लेंगे और फिर ये कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो जाए और फिर इसमें से इंसुलिन जो है वो अपने आप बन जाए, तो वैसा तो नहीं होगा। इट शुड गो थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है इस डीएनए मटेरियल की और बाद में उसकी ट्रांसलेशन भी होनी है ताकि प्रोटीन के सिंथेसिस वहाँ पर हो। तो उसके लिए एक होस्ट चाहिए, जैसे इकोलाई यहाँ पर चाहिए मान लीजिए। तो ये डिज़ायर्ड जीन जो है ये अपने आप इस होस्ट में तो नहीं जाएगा, इस होस्ट के जीनोम में इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें कोई चाहिए वेक्टर, जिसको हम विकल भी कह सकते हैं। और वो वेक्टर कौन होगा, यहाँ पर प्लाज्मिड जो है ये एक टाइप का वेक्टर है। जैसे बस होती है, कार होता है, स्कूटर होता है, उसी तरह से अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं और प्लाज्मिड एक टाइप का वेक्टर है जो बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल होस्ट में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के काम आता है। अब जो डिजायर्ड जीन है, सपोज ये एक डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन को हमने डालना है वेक्टर में, ठीक है, प्लाज्मिड में डालना है। ये हमने मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कट किया, ये डिज़ायर्ड जीन को उसके ओरिजिनल प्लेस से कट किया और इसको इंसर्ट कर दिया हमने इसमें। अब जब ये इंसर्ट हो जाएगा इस प्लाज्मिड में, तो ये प्लाज्मिड कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, क्योंकि इस प्लाज्मिड में हमने इंसर्ट कर दिया है इस डिज़ायर्ड जीन को। और यहाँ पर ये जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं पीबीआर को छोड़ के, जैसे हिंड 111 है, इकोराई 1 है और बैम H1 है, ये होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का काम क्या होता है, इन दो जो प्लाज्मिड जो है उसको स्पेसिफिक साइट पे कट करना ताकि वहाँ पर ये जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम एंटर कर सकें, उसको वहाँ पर लगा सकें और इस डिज़ायर्ड जीन को उसके ओरिजिनल साइट से कट करना, ताकि तब कट होगा तभी तो फिर यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर पाएंगे ना। तो इसको कट करके पेस्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। तो ए, बी और जो डी ऑप्शन है ये मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। और जो सी ऑप्शन है PBR 322 ये क्या है, एक प्लाज्मिड है, एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्वेश्चन है, इस टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन है। अच्छा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये क्या होता है, डिजायर्ड जीन प्लस प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलबरी लीव्स आर फूड ऑफ, तो शहतूत की पत्तियां किसका फूड है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिल्कवर्म। शहतूत की पत्तियों पर सिल्कवर्म को ग्रो किया जाता है, रेशम कीट को ग्रो किया जाता है। और ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। तो जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है वो पॉलिनेशन का एक मेजर सोर्स है और ज़्यादातर ये रेड कलर्ड जो फ्लावर होते हैं उन पर मंडराती हुई आपको दिखाई देगी। सिल्कवर्म का जो है वो कल्चर किया जाता है, सेरीकल्चर जिसको बोलते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन सिल्क, दैट इज सेरीकल्चर। मलबरी लीफ से खाते हैं। राउंड वर्म जो है ये फाइलम एस्केलमेंट्स के मेंबर होते हैं और एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस जो ह्यूमन इंटेस्टाइन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में या सबसे ज़्यादा रहने वाला ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहने वाला एक राउंड वर्म है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। पेट के कीड़े जिनको हम कहते हैं, जिनके लिए एल्बेंडाजोल भी दी जाती है, ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि एल्बेंडाजोल उनके लिए दी गई है। हनी बी जो है ये एपिकल्चर, हनी बी का कल्चर जो है वो एपिकल्चर, शहद की खेती जिसे कह लें,
ठीक है। और हनी बी जो है ये ज़्यादातर येलो कलर जो फ्लावर हैं उनके ऊपर बैठती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे बटरफ्लाई वो रेड कलर के फ्लावर में होगी और हनी बी वो येलो कलर के फ्लावर में होगी। अब यहाँ पे ये जो राउंड वर्म है ये एस्केलमेंट्स के मेंबर हैं, और बटरफ्लाई, सिल्क वर्म और हनी बी जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर विच डिजीज? किस डिजीज के लिए एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी? तो हम सभी जानते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये उन्होंने देखा था चेचक के लिए, यानी स्मॉल पॉक्स के लिए। और आज की डेट में इस स्मॉल पॉक्स को विश्व से WHO ने घोषित किया है कि इसको हमने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है। अब चेचक की बीमारी नहीं होती है, यानी स्मॉल पॉक्स अब नहीं होता है। अच्छा, स्मॉल पॉक्स होता किससे है? स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। कम्प्लीटली इरेडिकेटेड है। वैक्सीनेशन ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स। इसको देखते हैं। चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है और ये भी वायरल डिजीज है, और ये होती है वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से। वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से चिकन पॉक्स होता है। बहुत सारे लोगों को होता है। कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन का सामान भी यूज़ अगर कर लेते हैं तो। और ये जो चिकन पॉक्स है ये वही चिकन पॉक्स है जिसको एक बार अगर किसी को हो गया तो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का एक्टिव सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। डेंगू या डेंगी जिसको कहते हैं, डेंगी जो है ये भी डेंगू वायरस से होता है। डेंगी वायरस भी इसको बोल दीजिए। लेकिन इस डेंगू को फैलाने का काम कौन करता है? डेंगी का जो वायरस है इसको फैलाने का काम कौन करता है, यानी डेंगी का वेक्टर कौन है? वो है मॉस्किटो, जिसको बोलते हैं एडिस इजिप्टी। एडिस AEGYPTII, एडिस इजिप्टी। ओके, डेंगी वेक्टर, इसमें ध्यान रखना है वेक्टर अलग है और कॉजेटिव एजेंट अलग है। कॉजेटिव एजेंट वायरस है और जो वेक्टर है वो है एडिस इजिप्टी। ऑप्शन नंबर 4 है मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम से होता है। कौन से प्लाज्मोडियम से होता है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। 4 हैं और 4 बता देती हूँ। और एक है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरिया से ही मलेरियाई। ये प्लाज्मोडियम से होने वाली एक डिजीज है। अब इस प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कौन लेके जाता है? वो लेके जाती है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को फैलाता है, यानी इसका क्या है? ये वेक्टर है। और इसका जो पैथोजन है वो कौन है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। कैसी डिजीज है? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, यानी प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। किसी प्लांट का शूट जब बेंड करता है लाइट के रिस्पॉन्स में तो उसको क्या कहा जाता है? ये ट्रॉपिज्म है। ठीक है, और सबसे पहले है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है? टुवर्ड अर्थ, जियोट्रॉपिज्म, जिसमें हमारे पास आती हैं रूट्स। रूट्स किस तरफ जाती हैं? हमेशा अर्थ की तरफ ही जाएंगी, तो वो क्या है? जियोट्रॉपिज्म। दूसरा है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की तरफ जो बेंडिंग शो करता है उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक।
और वो कौन होती हैं? शूट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनकी बेलें होती हैं और वो बेल अगर उनको कोई सहारा मिल जाए तो वो इस तरह से लिपट जाती हैं पूरी। तो ये क्या है? टच के लिए सेंसिटिविटी है, थिग्मोट्रोपिज्म इसको कहते हैं। फिर है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब है टुवर्ड केमिकल्स। अब ये जो केमिकल्स है, टुवर्ड केमिकल्स, केमिकल की तरफ किसी चीज़ का बेंड हो जाना, वो है कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो कीमोट्रोपिज्म में ज़्यादातर जो पॉलिनेशन है वो कीमोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल है। खासकर जो ब्रायोफाइट्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं कीमोट्रोपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स इज। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये देखो, एंजियोस्पर्म के अलावा हमें एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, यानी एल्गी में भी देखने को मिलती है, फंजाई में भी देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलती है, और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्म्स, इन सब में हमें देखने को मिलती है। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन भी राइट फ्रॉम द पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये भी हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। कुछ केस में जो स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्सल जो है वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में भी होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है वो क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में भी हमें देखने को मिल रही है तो ये भी यूनिक एंजियोस्पर्म्स के लिए नहीं है। स्पोर की जो फॉर्मेशन है, यस, यहाँ पर जो स्पोर फॉर्मेशन है वो एंजियोस्पर्म में होती है, ठीक है। मेगास्पोर और जो माइक्रोस्पोर्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वो बनते हैं। मेगास्पोर्स यानी जो एग सेल्स हैं, एम्ब्रियो सैक्स हैं, वो बनती हैं। लेकिन ये जो है यूनिक फीचर नहीं है एंजियोस्पर्म का। स्पोर्स तो ब्रायोफाइट्स में भी बनते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स में भी बनते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में भी बनते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये इवेंट यूनिक है एंजियोस्पर्म्स का। क्यों यूनिक है इसको देखते हैं, या कैसे जो है डबल फर्टिलाइजेशन होती क्या है, क्या बला है, उसको देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म है वो, या सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने देखा था वो था श्वान ने इसको नोटिस किया था। अब डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, देयर आर 2 पोलन न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो 2 होते हैं जो पोलन ट्यूब होती है उसमें, और हमें पता है कि एक क्या होती है, एम्ब्रियो सैक होती है जिसमें एक एग सेल होता है, और इस एग सेल के अलावा यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, यहाँ पर सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, एक एग सेल होता है, और सेंटर में जो है एक बड़ा सेल होता है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेल न्यूक्लियाई है, ये एक मेल न्यूक्लियाई जाकर फर्टिलाइज करता है इस एग सेल को। तो ये एक टाइप का फर्टिलाइजेशन हो गया। और दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या है, ये जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है ये इस जो सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके साथ जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो जो फर्स्ट टाइप की फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या है, मेल न्यूक्लियाई जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है और यहाँ पर क्या बनाता है, जाइगोट, जो आगे चलकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ, सेंट्रल न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं उनके साथ जाकर कॉम्बिनेशन बना रहा है, उनको फर्टिलाइज कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये यहाँ पर बनाते हैं
एंडोस्पर्म बाद में जाके। ठीक है, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो बना, दूसरे फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बना। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुई जिसमें एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो के सारे सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। क्यों? क्योंकि एक मेल न्यूक्लियाई एक फीमेल न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हुए हैं। और एंडोस्पर्म में क्या है? 2 फीमेल न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियस से यहाँ पर जो एंडोस्पर्म की पोलाइडी है वो 3n हो जाती है, ट्रिप्लॉइड हो जाती है। और ये वेरी करते हैं अलग अलग केसेस में। एम्ब्रियो तो हमेशा डिप्लॉयड ही रहेगा, लेकिन एंडोस्पर्म जो है वो पेंटापोलाइड भी हो सकता है। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ हायर स्टडीज, उसको यहाँ पर डिस्कस अभी हम नहीं करते हैं। आई होप डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन which is last but not the least, in algae the photosynthetic pigments are present in। एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पायरिनोइड्स में, सेल वॉल में, क्लोरोप्लास्ट में या वैक्यूल में? तो एल्गी जो हैं ये यहाँ पर अगर ब्लू ग्रीन एल्गी दिया होता, ब्लू ग्रीन एल्गी अगर ये दिया होता तो ये होते सियानोबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल एल्गी बोला है तो सिंपल एल्गी को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे यूकैरियोट्स में। तो हम जानते हैं जो भी यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पायरिनोइड्स जो हैं ये स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टार्च और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। सेल वॉल ये तो हर प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और जो वैक्यूल है ये भी प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पर क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है। बाकी जो क्लोरोफिल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, ये अलग अलग केसेस में हो सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।